आज का टॉपिक जो है वो है स्ट्रिंग वेव। सो वेव को मैंने दो टॉपिक्स में डिवाइड किया है। एक है स्ट्रिंग वेव का पार्ट और दूसरा जो है वो साउंड वेव का पार्ट है। ठीक है, तो स्ट्रिंग वेव में जो जो चीजें पढ़ी थी वो उस पे क्वेश्चंस आज करेंगे हम लोग, और अगली क्लास में साउंड वेव्स पे जो जो क्वेश्चंस हमने किया था उस पे हम लोग क्वेश्चंस देखेंगे फिर। सो स्ट्रिंग वेव में ये सारे टॉपिक्स जो थे जो कवर किए गए थे, बस ओवरव्यू इसका मैं ले ले रहा हूं जल्दी से, क्या क्या चीजें पढ़ी थी और क्या क्या चीजें बताया गया था तुम्हें। सबसे पहले तो है क्लासिफिकेशन ऑफ वेव्स। वेव का क्लासिफिकेशन किया था, तीन टाइप के क्लासिफिकेशंस थे। एक तो तुम्हारा डायरेक्शन के बेसिस पे कि वेव जो है 1D है, 2D है या 3D है, उसके बेसिस पे हुआ था। दूसरा जो क्लासिफिकेशन था वो तुम्हारा मीडियम के बेसिस पे हुआ था, मैकेनिकल वेव और नॉन मैकेनिकल वेव। और तीसरा जो था वो था पार्टिकल्स के वाइब्रेशन पर। पार्टिकल्स जो है अगर वेव के डायरेक्शन में वाइब्रेट होते हैं तो लॉन्गिट्यूडनल वेव होते हैं, और पार्टिकल्स अगर वेव के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रहे हैं तो वो ट्रांसवर्स वेव कहलाते हैं। ये जो चैप्टर है ये बेसिकली मैकेनिकल वेव के बारे में है। स्ट्रिंग वेव और साउंड वेव दोनों मैकेनिकल वेव के अंदर आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है वो तुम्हारे 12th वाले पार्ट में है। तो ये तो सबसे पहले क्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा जो है फिर इक्वेशन ऑफ ट्रैवलिंग वेव देखा था हमने। इसमें फॉर्म्स देखे थे हमने। एक फॉर्म था x माइनस वी टी का फॉर्म, दूसरा जो फॉर्म था t माइनस एक्स बाई वी का फॉर्म था, और लास्ट फॉर्म जो कि था डिफरेंशियल फॉर्म। डिफरेंशियल फॉर्म के एक्सप्रेशन में हम लोगों ने दो चीजें देखी थी। एक तो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल कैसे स्लोप के ऊपर डिपेंड करता है, दैट इज वीपी इज इक्वल टू स्लोप माइनस स्लोप इनटू वेलोसिटी ऑफ वेव। एक तो ये चीजें देखी थी, और दूसरा फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वेव देखा था हमने। फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ वेव, कोई भी इक्वेशन अगर वेव है तो वो फंडामेंटल इक्वेशन को जरूर फॉलो करता है, दैट इज पार्शियल डिफरेंशिएशन, डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रिस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू 1 बाई वी स्क्वायर डबल पार्शियल डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू t। ये अगर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही है तो कोई भी इक्वेशन वेव जरूर होगा, और सेटिस्फाई अगर नहीं हो रही है तो वेव नहीं होगा। तो ये फंडामेंटल इक्वेशन मैकेनिकल वेव भी फॉलो करता है और नॉन मैकेनिकल वेव भी फॉलो करता है। सारे टाइप के वेव्स, लाइट वेव, एक्सरेज, यूवी रेज, जो भी जितने भी टाइप के वेव्स हैं सभी के सभी इस इक्वेशन को फॉलो करता है वहां पे। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर वेलोसिटी ऑफ वेव देखा था हमने। स्ट्रिंग वेव में वेलोसिटी ऑफ वेव होता है अंडर रूट टी बाई म्यू। टेंशन की वैल्यू अगर बदलती है तो वेलोसिटी ऑफ वेव भी बदल जाता है, और उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं हम लोग। अगला जो इसमें था वो था सिनुसॉइडल फॉर्म ऑफ वेव। फिर उसमें उसका एनर्जी, पावर, इंटेंसिटी, ये सारी चीजें। सिनुसॉइडल फॉर्म कैसे जनरेट करते हैं हम लोग ये भी बताया गया था तुमको क्लास में। स्प्रिंग ब्लॉक को वाइब्रेट करते जाओ और उसको एक स्ट्रिंग से ऐसे कनेक्ट कर दो, तो जैसे जैसे स्प्रिंग ब्लॉक का वाइब्रेशन होगा वैसे वैसे एक स्ट्रिंग वेव सिनुसॉइडल फॉर्म में देखने को मिलेगी अपने को। और उसमें फिर पावर का एक्सप्रेशन, एवरेज पावर, मैक्सिमम पावर, मिनिमम पावर, फिर इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन, पावर अपॉन एरिया, फिर उसके बाद एनर्जी डेंसिटी का एक्सप्रेशन, दैट इज रो वीपी स्क्वायर, उसका मैक्सिमम, मिनिमम और एवरेज। इसमें एनर्जी के लिए मैंने तुमको एक छोटा सा ट्रिक भी बताया था कि टोटल एनर्जी जब कैलकुलेट करना है तो एवरेज पावर इंटू टाइम पीरियड से मल्टीप्लाई कर लो। किसी भी एक साइकिल का वेव का जो एनर्जी है इस एक्सप्रेशन से निकाला जा सकता है। और दूसरी चीज ये भी डिस्कस करी थी यहाँ पे कि एनर्जी जो है एक मीन पोजीशन पे काइनेटिक और पोटेंशियल दोनों मैक्सिमम है, और एनर्जी का जो एक्सट्रीम पोजीशन पे अगर काइनेटिक और पोटेंशियल देखा जाए तो वो मिनिमम फॉर्म में है। मीन पे सबसे ज्यादा एनर्जी होता है किसी भी पार्टिकल का, और एक्सट्रीम पर सबसे कम एनर्जी होता है पार्टिकल का। तो ये सारी चीजें थी इसमें जो डिस्कस हुआ था। फिर उसका बाद अगला नंबर आता है इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स। इंटरफेरेंस ऑफ वेव्स में दो केसेस हमने देखे थे यहाँ पे। एक केस था सेम डायरेक्शन में, दो वेव्स अगर सेम डायरेक्शन में चलता है तो फेजर मेथड से उसको ऐड करते हैं, फेजर मेथड लगा करके उसका एडिशन होता है। और इसमें फ्रीक्वेंसी हमेशा बराबर लिया था हमने, फ्रीक्वेंसी का बराबर जो है वो वाला केस लिया था। एक दो सवाल वैसे भी हुए थे जब फ्रीक्वेंसी अलग अलग अगर हो जाए
तो कैसे उसको डील करते हैं, इस पे भी एक दो सवाल हुए थे। और दूसरा जो केस था इसमें वो था अपोजिट डायरेक्शन वाला। अपोजिट डायरेक्शन वाला अगर सेम एम्पलीट्यूड का अगर इंटरफेयर करता है तो उससे एक स्टैंडिंग वेव देखने को मिलती है जिसमें नोड्स, एंटी नोड्स, फिर टोटल एनर्जी, जो कि इन दोनों कंपोनेंट्स वेव की एनर्जी के बराबर होता है। ये सारी चीजें हमने डिस्कस करी थी। नोड्स कैसे कैलकुलेट होता है, जब जो तुम्हारा एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर है जब वो हमेशा 0 के बराबर रहता है, टाइम के साथ अगर वो 0 होता है तो वहां से नोड्स मिलता है। और अगर वही एम्पलीट्यूड वाला फैक्टर में मैक्सिमम वैल्यू अगर निकाला जाए तो वहां से अपने को एंटी नोड्स देखने को मिलता है। दो नोड्स के बीच में डिस्टेंस λ/2 होता है, दो एंटी नोड्स के बीच में डिस्टेंस λ/2 होता है, नोड और एंटी नोड के बीच में डिस्टेंस λ/4 होता है। ये सब सारी कहानी हमने डिस्कस करी थी। उसके बाद इसमें कंक्लूजन्स भी ड्रॉ किए थे काफी सारे। कंक्लूजन नंबर 1 कि वेव, स्ट्रैंडिंग वेव में जो तुम्हारे पार्टिकल्स हैं वो एक साथ मीन पोजीशन को क्रॉस करते हैं या एक साथ एक्सट्रीम पोजीशन पे पहुंचते हैं, या फिर मीन पोजीशन पे स्टैंडिंग में पूरी एनर्जी जो है काइनेटिक फॉर्म में होती है और एक्सट्रीम पोजीशन पे पूरी एनर्जी ये पोटेंशियल एनर्जी में होती है। स्टैंडिंग वेव में एनर्जी का फ्लो तो नहीं हो रहा है लेकिन एक ही जगह पे एनर्जी वाइब्रेट हो रही है, पोटेंशियल टू काइनेटिक, काइनेटिक टू पोटेंशियल, इस तरीके से वाइब्रेशन हो रहा है। और ये सब सारी चीजें हमने कंक्लूजन में ड्रॉ किया था। फिर उसके बाद लास्ट ये अगला नंबर जो आता है तुम्हारा है एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव। तो एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडिंग वेव में दो केसेस में हमने अप्लाई किया था इसको। पहला केस था जब स्ट्रिंग जो है दोनों तरफ से फिक्स है, दोनों तरफ से फिक्स है, तो उसमें हम लोगों ने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन, सेकेंड ओवरटोन, थर्ड ओवरटोन, ये सब सारी चीजें कैलकुलेट करी थी। उसमें फिर नंबर ऑफ हार्मोनिक्स आए थे, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स का कैलकुलेशन हुआ था। नंबर ऑफ हार्मोनिक्स क्या होता है इसके बारे में भी बात हुआ था। सो नंबर ऑफ हार्मोनिक्स इज लाइक द इंटीग्रल फैक्टर जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के साथ मल्टीप्लाई होता है, उसी को हम लोग नंबर ऑफ हार्मोनिक्स बोलते हैं। सो इसी में फिर रेजोनेंस का कॉन्सेप्ट डिस्कस हुआ था कि एक्सटर्नल फ्रीक्वेंसी जो है इंटरनल उस स्ट्रिंग की फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए, तभी जाकर के इसमें स्टैंडिंग वेव जनरेट होगा। बिना रेजोनेंस हुए कोई भी स्टैंडिंग वेव कभी भी जनरेट नहीं होता है। फिर उसका दूसरा केस लिया था, एक तरफ से स्ट्रिंग ओपन था और एक तरफ से फिक्स था। फिर उसमें भी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, फर्स्ट ओवरटोन और ये सब सारी चीजें कैलकुलेट करी थी, नंबर ऑफ हार्मोनिक्स भी देखा था। ठीक है, तो ये एप्लीकेशन था तुम्हारा स्ट्रिंग के केस के लिए। और फिर लास्ट में रिफ्लेक्शन एंड ट्रांसमिशन ऑफ वेव्स ऑन द बाउंड्री ऑफ टू मीडियम। सो रिफ्लेक्शन का इक्वेशन कैसे लिखा जाता है वो डिस्कस किया था हमने। जैसे मान लो अगर इंसिडेंट वेव ए आई साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स है, तो रिफ्लेक्टेड वेव जो होगा वो होगा ए आर साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, और जो ट्रांसमिटेड वेव होगा वो होगा ए टी साइन ओमेगा टी माइनस के टू एक्स। ट्रांसमिशन और इंसिडेंट का डायरेक्शन सेम है, रिफ्लेक्टेड का डायरेक्शन अपोजिट है। ट्रांसमिशन और इंसिडेंट में ओमेगा सेम है लेकिन के की वैल्यू अलग अलग है, एम्पलीट्यूड की वैल्यू अलग अलग है। और लास्टली इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड में ओमेगा और के दोनों तो सेम है, लेकिन एक में ओमेगा टी माइनस के एक्स है और रिफ्लेक्टेड वाले में ओमेगा टी प्लस के एक्स है। बाकी एम्पलीट्यूड भी अलग अलग ही है। सो एम्पलीट्यूड का कैलकुलेशन हमने के हेल्प से किया था। के हेल्प से एटी की वैल्यू निकाली थी और ए आर की वैल्यू भी निकाली थी। इसी एटी और ए आर से अपने को एक फेज शिफ्ट के बारे में पता चला था कि अगर कोई भी वेव डेंसर मीडियम से टकरा करके वापस आ रहा है तो एक फेज डिफरेंस ऑफ पाई को लेकर के वापस लौटेगा। सो इन रिफ्लेक्टेड वेव में फेज एंगल में एक पाई का टर्म तुमको एक्स्ट्रा जोड़ना पड़ेगा। और अगर मान लो वेव जो है वो रेयरर मीडियम से टकरा के आ रही है तो एक्स्ट्रा फेज यहां पे जोड़ने की जरूरत नहीं है, यहां पे कोई भी एक्स्ट्रा फेज देखने को नहीं मिलेगा। बाकी फिर ट्रांसमिटेड वेव में अगर हम बात करें तो वो हमेशा फेज में होता है इंसिडेंट वेव के, उसमें कभी भी कोई किसी भी तरीके का फेज लैग या फेज शिफ्ट देखने को नहीं मिलता है। फेज शिफ्ट सिर्फ और सिर्फ रिफ्लेक्टेड वेव में देखने को मिलता है। सो ये सारे टॉपिक्स थे और ये सारे चीजें जो थी वो डिस्कस हुई थी। सो क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। यहां पे जो था प्रोसेस वो ये करना था कि v इक्वल टू एन लैम्डा होता है। सो v जो है वो तीनों में सेम है,
v जो है तीनों में सेम है, क्योंकि एक ही स्ट्रिंग पे किया जा रहा है, ये एक ही स्ट्रिंग पे 3 बार वेव बनाया जा रहा है। सो वेलोसिटी तीनों केस के लिए सेम है, तो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका n कम होगा, या जिसका लैम्डा कम होगा उसका n ज्यादा होगा। तो 1 और 3 का लैम्डा बराबर है, देखो जितने का लैम्डा 3 का है उतना ही लैम्डा 1 का है। एम्पलीट्यूड ऊपर नीचे जरूर है, 1 का एम्पलीट्यूड ज्यादा है, 3 का एम्पलीट्यूड कम है, बट लैम्डा तो सेम है ना दोनों का, x से लैम्डा डिसाइड होता है। सो जिसका लैम्डा ज्यादा होगा उसका फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो देख सकते हो कि 2 का लैम्डा जो है ज्यादा बड़ा है और बाकी 1 और 3 का लैम्डा सेम है, इस वजह से करेक्ट ऑप्शन ए होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हैवी बट यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ L इज सस्पेंडेड फ्रॉम अ सीलिंग एंड पार्टिकल इज ड्रॉप फ्रॉम द सीलिंग एट द इंस्टेंट व्हेन द बॉटम एंड इज गिवन द जर्क। तो पल्स जो है वो नीचे से आ रहा है और एक पार्टिकल जो है यहां से ड्रॉप किया गया है ऊपर से। तो ये याद करो, इसका एक्सेलरेशन जो है g/2 निकाला था हमने क्लास में, याद करो। वेलोसिटी का एक्सप्रेशन रूट GY और फिर v dv/dy से एक्सेलरेशन निकाला था जो कि आया था g/2। सो ये पल्स g/2 से जाता है, नोट्स चेक करना। और ये जो है ये एक्सेलरेशन g से नीचे चल रहा है। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन, रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा दो, इसको रोक दो और इसको चलने दो। तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा 3g/2, 3g/2। और इसको डिस्टेंस कवर करना है L, S = UT + ½ लगा सकते हैं रिलेटिव टर्म्स में विथ रिस्पेक्ट टू पार्टिकल। सो L = 0 + ½ 3g/2 इंटू t²। यहां से t की वैल्यू आ गई, t की वैल्यू आ गई तो क्या पूछा है, बॉटम से पूछा है। तो पल्स का डिस्टेंस निकाल सकते हो बॉटम से कितना होगा। पल्स के लिए फिर से तुम अलग से S = UT + ½ लगा दो। सो S = UT + ½ मतलब ½ g/2 इंटू t²। इस t की वैल्यू निकाल के इसमें रख दो, यहां से उठा के उसमें डाल दो। सो तुम्हारा करेक्ट आंसर जो है वो आ जाएगा। क्या आता है, ए आएगा शायद इसमें, 12/3 है ना, नहीं ज्यादा इससे बी आएगा, बी, हाँ बी आएगा, बी करेक्ट आंसर है। टी की वैल्यू उठा के डाल दो उसमें तो देख लो कितना आ रहा है ये 3g/2, 2 कट गया, L जी कट गया, 12/3 आ तो रहा है, 12/3 आ तो रहा है, यही आंसर होगा। सॉरी 12/3 ऊपर से, नीचे से L/3 आएगा, बी आंसर होगा, सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया ये। पहले केस में सिर्फ mg लग रहा है टेंशन की जगह पे, और दूसरे केस में mg - बायंसी फोर्स। और बायंसी के लिए देखो यहां पे हाफ सबमर्ज लिखा हुआ है, तो ρL × v/2 × g। बस दोनों एक्सप्रेशन को डिवाइड कर लेना, दूसरे वाले की फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, कर लोगे ना। पहले वाले में 300 हर्ट्ज है, इज इक्वल टू वेलोसिटी दैट इज √T/μ इंटू लैम्डा इंटू कुछ लैम्डा, ये लैम्डा होगा कुछ। और दूसरे वाले केस में f' इज इक्वल टू √T' इंटू लैम्डा। लैम्डा तो सेम ही रहेगा, लैम्डा नहीं बदलने वाला, क्योंकि एक ऊपर नोड है और एक नीचे नोड है, तो दोनों जो है, दोनों पे नोड जो है उसी तरीके से रहेगा। सो T' की वैल्यू mg - ρVg, फिर इन दोनों को डिवाइड कर देना, दोनों को डिवाइड करते ही f' की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, और साथ में इन्होंने ये दे रखा है कि स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ स्टील वायर इज ρ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब क्या होता है,
रो ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय रो ऑफ लिक्विड, ये होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी। उल्टा कर दोगे तो उल्टे के हिसाब से भी ऑप्शन है इसमें, ध्यान रखना। अगर तुमने रो ऑफ लिक्विड बाय रो ऑफ ऑब्जेक्ट को स्पेसिफिक ग्रेविटी मान लिया तो उसके हिसाब से भी ऑप्शन इधर है, तुम वो टिक करके आ जाओगे। फिर रो ऑफ ऑब्जेक्ट बाय रो ऑफ लिक्विड इज स्पेसिफिक ग्रेविटी। लिक्विड हमेशा नीचे रहता है डिनोमिनेटर में, ठीक है। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, पहला वाला पार्ट हो गया, ये वाला पार्ट हो गया। टेंशन की वैल्यू जो है एलिमेंट लेकर के निकाल लेंगे, जैसे लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, लास्ट क्लासेस में। जैसे ये तुम्हारा ये है सर्कुलर ऑब्जेक्ट है, एक एलिमेंट ले लो यहां पे, जो कि यहां पे एंगल डी थीटा बनाता है। सो जो इसका इधर की तरफ कंपोनेंट होगा वो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स देगा। सो 2t साइन डी थीटा बाई 2 इज इक्वल टू dm ओमेगा स्क्वायर r। सो dm की वैल्यू रख सकते हो म्यू इंटू आर डी थीटा, डी थीटा कट जाएगा, 2 कट जाएगा, टेंशन की वैल्यू आ जाएगी म्यू ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, ये आएगा तुम्हारा यहां पे, नहीं म्यू ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, ये आएगा टेंशन की वैल्यू। अब टेंशन की वैल्यू आ गई तो अंडर रूट टी बाई म्यू, यही वेलोसिटी ऑफ पल्स होगा। बस टी की वैल्यू रखो, म्यू की वैल्यू रखो। अब म्यू कैसे निकालोगे? म्यू निकालोगे मास के हेल्प से। मास जो है कुछ मान लो इसका m है, तो म्यू जो होगा m अपॉन सर्कमफरेंस हो जाएगा, दैट इज m अपॉन 2 पाई आर। या 2 पाई आर की जगह पे इन्होंने बोला है कि टोटल लेंथ l है, टोटल लेंथ l है, तो यहां पे m अपॉन l रख देना। बस म्यू की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना, तुमको वेलोसिटी ऑफ पल्स मिल जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये पहला पार्ट होगा जो कि तुम्हारा यहां से ऑप्शन आएगा बी। दूसरे पार्ट में पूछा गया कि अगर ग्राउंड के रिस्पेक्ट में अगर हम देखें तो पल्स कितने से आगे मूव हो रहा है, इफ पल्स एंड रोटेशन ऑफ लूप इज हैपनिंग इन द सेम डायरेक्शन। तो अगर सिर्फ मान लो सिर्फ लूप जो है उस पर टेंशन लग रहा होता, टेंशन सिर्फ लग रहा होता, वो मूव नहीं कर रहा होता, तो पल्स अपने स्पीड से चल रहा होता उसमें। लेकिन लूप के मूव करने की वजह से पल्स जो है उसके ऊपर भी चलने लगेगा, मतलब उसकी स्पीड डबल हो जाएगी एक टाइप से। या ऐसे जूम करके देखो कि एक ट्रेन है, ट्रेन में आदमी चल रहा है तो एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से चल रहा था, अब ट्रेन भी आगे चलने लगे तो आदमी की स्पीड ग्राउंड के रिस्पेक्ट में थोड़ी ज्यादा हो जाएगी ना फिर, क्योंकि ट्रेन की स्पीड भी जुड़ जाएगी उसके साथ। तो वही चीज यहां पे भी हो रहा है। अगर ये रिंग रेस्ट पे होता तो पल्स जो है आराम से उस पर मूव कर रहा होता अपनी स्पीड से, जो कि यहां पे हमने जो कैलकुलेट किया था। लेकिन अब रिंग भी मूव हो रही है उसके ऊपर, जो जिस प्लेटफॉर्म पे वो पल्स चल रहा है वो प्लेटफॉर्म भी अब चल रही है, तो स्पीड एडअप हो जाएगी। स्पीड एडअप हो जाएगी तो दोनों को ऐड कर दो, तो ओरिजिनल स्पीड ओमेगा एल बाई 2 पाई है, एक और स्पीड v ऐड होगी, दैट इज ओमेगा इंटू आर, आर की वैल्यू एल अपॉन 2 पाई, मतलब ओमेगा एल अपॉन 2 पाई और ऐड होगा। इसका मतलब ऑप्शन सी आ जाएगा, ओमेगा एल अपॉन 2 पाई प्लस ओमेगा एल अपॉन 2 पाई। और लास्ट वाला ऑप्शन अगर अपोजिट में चलने लगे तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में 0 हो जाएगा, कट जाएगा ये दोनों, इससे तुम्हारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। देखो ये दोनों तो वेव नहीं है, ये और ये तो वेव हो ही नहीं सकता क्योंकि x और t अलग अलग है। तो x और t अलग अलग है, ये दोनों तो काम खत्म हो गया। अब इन दोनों को देखो सिर्फ, अब इन दोनों में जब डिफरेंशिएशन करोगे a को सबसे पहले y के रिस्पेक्ट में डबल, x के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट, तो ये आएगा 2x पहला डिफरेंशिएशन, फिर 2x का डिफरेंशिएशन 2, और जब इसको t के रिस्पेक्ट में करोगे तो ये आएगा -2। तो क्या है, फंडामेंटल इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। राइट हैंड साइड निगेटिव ही होगा, 1/v स्क्वायर इंटू डबल डिफरेंशिएशन, ये तो हमेशा निगेटिव होने वाला है क्योंकि v इज ऑलवेज पॉजिटिव, और लेफ्ट साइड पॉजिटिव है,
इसका मतलब ये हो नहीं सकता। तो बचता है एक यही जो कि होगा, जो कि ऑप्शन सी होगा। इसको भी चेक कर सकते हो वैसे, मैं तो चेक नहीं करता, अगर ये तीनों नहीं है तो फिर चौथा मारो और निकलो आगे। बट फिर भी अभी हम लोग सब्जेक्टिव अप्रोच लगा रहे हैं तो सॉल्व कर लेते हैं इसको। तो सॉल्व करें तो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको मैं लिख सकता हूं x माइनस टी इंटू एक्स प्लस टी। ये एक्स स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर को मैंने तोड़ा, और log a माइनस log b लिखा हुआ है, तो ये log a अपॉन b हो जाएगा log की प्रॉपर्टी से। मतलब यहां पे ये नीचे चला जाएगा x माइनस टी, तो ये और ये कट गया। अब इसको डबल डिफरेंशिएट करो और t के रिस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट करो। सो सब x के रिस्पेक्ट में अगर हम करें तो log का डिफरेंशिएशन 1 बाई एक्स प्लस टी इंटू एक्स प्लस टी का डिफरेंशिएशन 1। इसको ये पहली बार डिफरेंशिएट हुआ है, इसको एक बार और डिफरेंशिएट करोगे, कर लोगे ना, आगे चेक कर लेना। ये एक बार और, वैसे टी से वो दोनों बराबर हो जाएंगे। सो इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में बोला गया है कि दो पल्स आ रहे हैं, एक रेक्टेंगुलर पल्स और एक ट्रायंगुलर पल्स। t इक्वल टू 0 पे ये पोजीशंस है, तो t इक्वल टू 2 सेकेंड पे क्या पोजीशंस होंगे? मतलब बेसिकली रिजल्टेंट क्या दिखेगा अपने को व्हेन पल्स स्पीड इज 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। तो 2 सेकेंड में कितना आगे बढ़ेगा ये बताओ। अगर 0.5 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्पीड है इसकी, तो 2 सेकेंड में कितना आगे बढ़ेगा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर, इसका जो -2 पॉइंट है ये -1 पे आ जाएगा, और 1 सेंटीमीटर थोड़ा सा आगे खिसक जाएगा। और जो ट्रायंगल का है, ये जो 1 है पॉइंट, ये यहां पे ओरिजिन पे आ जाएगा। ये इधर से इधर चल रहा है, ये इधर से इधर चल रहा है, और ये जो है 1 सेंटीमीटर आगे की तरफ भी शिफ्ट हो जाएगा, मतलब इस तरीके से दिखेगा। अब इमेजिन करो थोड़ा, ट्रायंगुलर रेक्टेंगुलर पल्स -1 से यहां तक है, और जो तुम्हारा रेक्टेंगुलर पल्स है, सॉरी ये ट्रायंगुलर पल्स, ये तुम्हारा कुछ इस तरीके का है। सो दोनों के दोनों एड अप होंगे, इंटरफेरेंस इज y1 प्लस y2। तो ये बताओ, ये 0 है और ये 1 है, कितना है? 2 है। तो 0 प्लस 2 पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट फिर कितना हो जाएगा? 2 ही रहेगा। 2 से थोड़ा सा आगे बढ़ो, मतलब इस पॉइंट से थोड़ा सा आगे बढ़ो, इस पॉइंट के वेव का डिस्प्लेसमेंट 2 है और यहां पे कुछ डिस्प्लेसमेंट है, मान लो 0.5 है, तो 2 प्लस 0.5 रिजल्टेंट 2.5। ठीक है, तो 0 पे डिस्प्लेसमेंट 2 है और 0 से आगे डिस्प्लेसमेंट 2.5 टाइप है। कहां कहां पे दिख रहा है? यहां तो नहीं दिख रहा है, यहां पे भी नहीं दिख रहा है, एक यहां दिख रहा है और एक यहां पे दिख रहा है, इन 2 जगह दिख रहे हैं। अब इन दोनों में डिफरेंशिएट करना है, तो दोनों में डिफरेंशिएट अब 1 सेंटीमीटर वाले से होगा, 1 सेंटीमीटर वाले पॉइंट से। 1 सेंटीमीटर पे क्या हो रहा है? 1 सेंटीमीटर पर इसका डिस्प्लेसमेंट 2 है और इसका डिस्प्लेसमेंट भी 2 है, इसका मतलब इस पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट 4 होना चाहिए। 4 किस में दिख रहा है? अच्छा, दोनों पे दिख रहा है। फिर 4 से आगे बढ़ो, 4 से जस्ट अगर आगे बढ़े, मतलब सॉरी 0.1 से जस्ट आगे बढ़े, तो सिर्फ ये ट्रायंगल दिखेगा, रेक्टेंगल तो खत्म हो चुका है। तो ट्रायंगल अगर दिखेगा तो ये वाला जो पॉइंट है 2 से नीचे आएगा, तो 2 से नीचे आता हुआ कहां दिख रहा है? बी में दिख रहा है, डी में दिख रहा है। बी में तो ये फ्लैट हो चुका है, ये कम होगा ना आगे, यहां से आगे देखो, सिर्फ 1 से आगे, तो ये वाला पोर्शन कम होते जाएगा ना, क्योंकि रेक्टेंगल तो यहीं तक था, अब इधर आगे थोड़ी ना एडअप होगा। सो इसका मतलब ये है, ये वाला गलत हो गया और ये वाला तुम्हारा सही हो गया। तो प्रोसेस क्या था, क्या किया मैंने? 2 सेकंड में कितना वेव बढ़ना था, दोनों को बढ़ा दिया, फिर पॉइंट्स देखते गया, जो कॉमन पॉइंट्स थे सबसे पहले वो देखा, और फिर हल्का सा आगे का और हल्का सा पीछे का, कंटिन्यूटी देखने के लिए बेसिकली, कि जहां पे एडिशन हो रहा है वहां पे तो एडिशन हो रहा है, लेकिन उससे पहले और उसके बाद किस तरीके से कंटिन्यूटी बैठ रही है, वो कंटिन्यूटी देखने के लिए ये पॉइंट इस तरीके से लगाया जा सकता है। फिर
ठीक है, समझ में आया ये? ठीक है, ये है क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 7 हो गया। दोनों तरफ से स्ट्रिंग फिक्स है। लैम्डा की वैल्यू इस के हेल्प से मिल जाएगी तुम्हें। के जो होता है वो 2 पाई बाय लैम्डा होता है। सो के की वैल्यू जो 0.025 पाई इज इक्वल टू 2 पाई बाय लैम्डा। यहां से लैम्डा मिल गया। अब अपने को शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ पता करना है। तो शॉर्टेस्ट पॉसिबल लेंथ के लिए अगर ये दोनों तरफ से फिक्स है तो यहां पे भी नोड बनेगा और यहां पे भी नोड बनेगा। तो क्या इन दोनों के बीच में ये जो गैप है इसको लैम्डा बाई 2 के बराबर कर सकते हैं? शॉर्टेस्ट गैप के लिए लैम्डा जितना मैक्सिमम होगा उतना मैक्सिमाइज कर दो। सो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू ये लेंथ हो जाएगा। लैम्डा इधर से निकल ही चुका है, लेंथ की वैल्यू आ जाएगी। स्टैंडिंग वेव में के और ओमेगा दोनों वेव के लिए सेम होता है। उसी से ये रिजल्ट देखने को मिलता है अपने को। ठीक है, ये याद रखना। अगर इसमें मैं तुमसे पूछूं कि वेलोसिटी ऑफ वेव्स बताओ क्या होगा, ओमेगा बाई के करो, वेलोसिटी ऑफ वेव आ जाएगा। या ओमेगा निकालने के लिए बोलूं, या ये सब जो है ये दोनों वेव्स के लिए सेम ही होता है, उसी से रिजल्ट आता था ये। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8। स्टैंडिंग वेव का स्पीड, स्टैंडिंग वेव आगे पीछे होता है क्या? पार्टिकल्स वाइब्रेट होता है ना बस। तो इज पार्टिकल का वाइब्रेशन इक्वल टू स्पीड ऑफ द वेव? वो तो नहीं होगा ना। स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज डिफरेंट थिंग, और जो तुम्हारा वेव का स्पीड है वो डिफरेंट थिंग है। स्टैंडिंग वेव आगे पीछे थोड़ी ना होता है, वो तो खड़ा रहता है अपनी जगह पे, वाइब्रेट होता रहता है। इस वजह से ये जो कंपोनेंट, ये जो एक्सप्रेशन है ओमेगा बाई के, ये सिर्फ और सिर्फ स्पीड ऑफ कंपोनेंट वेव्स को दिखाता है। सो ये तुम्हारा आंसर होगा बी। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 में बोला गया कि सोनोमीटर वायर इज डिवाइडेड इनटू मेनी सेगमेंट्स। तो सोनोमीटर वायर एक एप्लीकेशन था इंटरफेरेंस का, जिससे कि हम लोग इंटरफेरेंस स्टैंडिंग वेव बेसिकली वो करते हैं। नाउ इफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सेगमेंट्स आर n1 n2 n3 एंड जहां तक भी वो जा रहा है, देन व्हाट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ द इंटायर सोनोमीटर वायर। ऐसे एक सोनोमीटर वायर है, इसको बहुत सारे सेगमेंट्स में मैंने डिवाइड कर रखा है, ऐसे करके बहुत सारे सेगमेंट्स है। तो यहां पे कुछ वेवलेंथ लैम्डा 1 होगा, यहां पे कुछ वेवलेंथ लैम्डा 2, यहां पे लैम्डा 3 और यहां पे लैम्डा 4 एंड सो ऑन। तो अगर पूरे वायर का निकाला जाए लैम्डा, तो उसको, उस लैम्डा को मैं लिख सकता हूं लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2 प्लस सो ऑन। पूरे वायर का, पूरे वायर का जो रिजल्टेंट लैम्डा होगा इन सब का एडिशन ही होगा। सो लैम्डा को लिखा जा सकता है v अपॉन एन, यहां पे हो जाएगा v अपॉन n1, यहां पे हो जाएगा v अपॉन n2 एंड सो ऑन। स्ट्रिंग एक ही है, सो वेलोसिटी इज सेम थ्रू आउट, सारे सेगमेंट जो है बराबर ही है। इसका मतलब t अपॉन म्यू की वैल्यू सब में सेम ही है, इसलिए v सबका सेम होगा। v काट दो, 1 बाय n इज इक्वल टू 1 बाय n1 प्लस 1 बाय n2 प्लस 1 बाय n3, इस टाइप से आंसर मिल जाएगा। सो करेक्ट ऑप्शन होगा सी। v इज इक्वल टू 2nl, L को लिख दिया L1 प्लस L2 प्लस L3 और फिर v by 2n, तो v by 2 सबसे कैंसिल। अच्छा, तुमने लैम्डा की वैल्यू 2l रखी और फिर उसको, हाँ तो वही, यही सेम ही है, सेम ही चीज है ना। यहां पे मैं 2 का फैक्टर लगा दूं हर जगह पे, या 2 से डिवाइड कर दूं तो बात बराबर ही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10। चलो ठीक है, तो यहां नेचुरल लेंथ जो है 20 सेंटीमीटर का है, 20 से 24 सेंटीमीटर इसको खींचा जा रहा है।
टेंशन की वैल्यू आ जाएगी इससे k इंटू डेल्टा एक्स, पहले केस में k इंटू डेल्टा एक्स, दूसरे केस में 26 सेंटीमीटर है तो यहां पे डेल्टा एक्स की वैल्यू 6 हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है वेलोसिटी अपन लैम्डा, वेलोसिटी अपन लैम्डा होता है ये। तो पहले केस में f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट ऑफ t1, t1 मतलब k इंटू 4 बाई म्यू बाई लैम्डा 1। सो ऊपर फिक्स है और दोनों तरफ से फिक्स है, दोनों तरफ से जब ये फिक्स है इसका मतलब ये है कि जो तुम्हारा लैम्डा बाई 2 है वो तुम्हारा 24 सेंटीमीटर के बराबर होगा। लैम्डा बाई 2 की वैल्यू 24 सेंटीमीटर के बराबर होगी, मतलब लैम्डा की वैल्यू 2 इंटू 24 हो गया पहले केस के लिए। और दूसरे केस के लिए ये हो जाएगा k इंटू 6 बाई म्यू डिवाइडेड बाई 2 इंटू 26, दोनों को डिवाइड कर लो, k म्यू 2 का फैक्टर ये सब कट जाएगा और f1 बाई f2 का रिलेशन तुमको मिल जाएगा। f1 की वैल्यू दे रखी है इन्होंने, ये है म्यू नॉट, f2 की वैल्यू पता चल जाएगी कि म्यू नॉट से बड़ा है कि म्यू नॉट के बराबर है कि म्यू नॉट से छोटा है। कंपैरिजन करोगे तो ये मिलेगा तुमको ग्रेटर देन म्यू नॉट। डिवाइड करके देख लेना तुमको मिल जाएगा रिजल्ट इससे। ये क्वेश्चन नंबर 10 है। चलो ठीक है, इसको हटा रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। हो गया सर। तो कैसे किया ये 11 नंबर, हाँ तो Vmax ग्राफ से दिख रहा है, Vmax की वैल्यू 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड है और Vmax की वैल्यू होती है ओमेगा इंटू ए के बराबर। ओमेगा 2 पाई बाई टी, ओमेगा जो है तुम्हारा 2 पाई बाई टी के बराबर हो जाएगा, जहां पे टाइम पीरियड जो है 4 सेकंड दिख रहा है सबको। जितने टाइम में वेलोसिटी एक रोटेशन करेगा वही वेव का भी टाइम पीरियड होगा। यस सर। सो टाइम पीरियड से ओमेगा मिल जाएगा और ए की वैल्यू वहां से निकल के आ जाएगी उस रिलेशन से। यहां पे 20 सेंटीमीटर का कोई काम नहीं है, यस ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12, हो गया क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। यस सो वायर जो है वो एक फ्रिक्शनलेस पुली पे है और M1 और M2 उससे कनेक्ट किए गए हैं। एक मास जो है वो इंक्लाइन प्लेन पे है और दूसरा मास जो है वो वर्टिकली लटका हुआ है एंड द सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, ये दिया हुआ है। बोला जा रहा है कि ये दोनों ब्लॉक्स जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चल रहा है, ये एंगल जो है 30 डिग्री है और ये जो है M1 है, ये जो है M2 है। तो क्या T की वैल्यू M2G के बराबर हो गई यस सर। इधर से, और इधर से T की वैल्यू M1G साइन थीटा के बराबर ही है। यस सर। दोनों को इक्वेट कर दो, M1 बाई M2 का वैल्यू मिल जाएगा तुम्हें। सर वेव की कुछ जरूरत नहीं। यहां पे वेव की कुछ जरूरत नहीं है, यहां जो ये जो म्यू दे रखा है, ये जो तुम्हारा वेलोसिटी वगैरह दे रखा है, इन सब की कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्टली रिलेशन मिल जाएगा तुम्हें। क्वेश्चन नंबर 13, हो गया क्वेश्चन नंबर 13। सो नॉन यूनिफॉर्म रोप ऑफ मास m and length l has a variable linear density given by mu is equal to kx। सर इसमें v इज इक्वल्स टू रूट ओवर t बाय म्यू का फॉर्मूला लगा के लगाना। हाँ उसी से होगा, बट उसकी भी जरूरत पड़ेगी। सो ये तुम्हारा रोप है जिसका टोटल मास दे रखा है कि वो m के बराबर है, टोटल लेंथ जो है l के बराबर है और जो इसका म्यू है वो kx के बराबर है। वेयर x इज द डिस्टेंस फ्रॉम वन एंड, किधर से भी एक तरफ से डिस्टेंस ले लो, यहां पे ये म्यू का एक्सप्रेशन देगा तुम्हें। नाउ एक पल्स को जनरेट किया जा रहा है जो एक एंड से दूसरे एंड की तरफ जा रहा है, तो बोला जा रहा है कि इधर से उधर जाने में इसको कितना टाइम लगेगा।
सो सबसे पहले टोटल मास अगर हम निकालें तो m की जो वैल्यू होगी वो होगी इंटीग्रल म्यू dx, मतलब ये हो जाएगा kx dx। यहां से x पे चले जाओ और एक छोटा सा एलिमेंट ले लो dx विड्थ का। सो इसका जो मास होगा उसी का इंटीग्रेशन होगा टोटल m। सो ये हो जाएगा 0 से लेकर के l तक। तो ये इंटीग्रेट होकर के आएगा kl स्क्वायर बाई 2। ये सबसे पहले टोटल m की वैल्यू आ गई kl स्क्वायर बाई 2 के बराबर। अब तो किसी भी जनरल x पर अगर हम वेलोसिटी ऑफ वेव देखें तो क्या मैं उसको लिख सकता हूं अंडर रूट ऑफ टेंशन। कितना होगा इसमें, f दे रखा है, f इज द टेंशन, क्वेश्चन में दे रखा है f इज द टेंशन। सो f बाई kx। Yes. सो इस v को लिखा जा सकता है dx बाई dt इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ f बाई kx। x को इधर ले आओ और बाकी सबको उधर भेज दो। सो यहां से मिलेगा तुमको रूट x dx इज इक्वल टू रूट f बाई k इंटू डी टी। ये इंटीग्रेट होगा 0 से l तक, ये इंटीग्रेट होगा 0 से लेकर के t तक। वैल्यूज पुट कर देना और k की जगह पे यहां से m सब्सटीट्यूट कर देना। यहां से जो k और m में रिलेशन आया है इस k की वैल्यू उठा के इधर डाल देना, बस तुम्हारा एक्सप्रेशन तुमको मिल जाएगा। p की वैल्यू मिल जाएगी, हो जाएगा ना भैया। Yes, sir. बस आगे ये सॉल्व कर लेना। ये क्वेश्चन नंबर 13 है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। सर बता दीजिए। सब बता दीजिए। ये नोट कर लिया, ये हटाऊं 13th वाला। Yes, sir. सबने नोट कर लिया ना इसको। Yes, sir. क्वेश्चन नंबर 14। A uniform rod of length 40 centimeter and mass 1.2 kg is supported by two identical figure where should a mass of 4.8 kg be placed on the rod from left end so that the same tuning fork may excite left wire on in fundamental vibration and right wire in first overtone। so यहां पे एक रॉड है, इधर एक स्ट्रिंग टांग रखा है और इधर भी एक स्ट्रिंग टांग रखा है। दोनों का लेंथ वगैरह बराबर है। अब बोला यह जा रहा है कि एक और मास यहां पे हमें रखना है। मान लो यहां पे कोई एक मास रखा जा रहा है जो कि यहां से डिस्टेंस x पे है। सो पूछा जा रहा है कि x क्या होना चाहिए सच दैट इसमें फंडामेंटल वाइब्रेशंस आए और इसमें फर्स्ट ओवरटोन के वाइब्रेशंस आए। सो अगर वाइब्रेशंस लाने हैं तो हम ये देख सकते हैं कि यहां पे नोड है और यहां पे भी नोड ही बनेगा दोनों जगह, और ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में है। तो फंडामेंटल में है तो क्या मैं यहां पे बोल सकता हूं कि लैम्डा बाई 2 की वैल्यू जो होगी ये 20 के बराबर होगी, सॉरी 40 के बराबर। कितना है लेंथ ऑफ रॉड दे रखा है, अच्छा इनका इसका लेंथ नहीं दे रखा है, ये कितने लेंथ का ये नहीं दे रखा है, इसको मान लो l। लैम्डा बाई 2 की वैल्यू l हो जाएगी। और राइट साइड वाला बोला जा रहा है कि फर्स्ट ओवरटोन में है। फर्स्ट ओवरटोन में मतलब यहां नोड और बीच में एक और नोड होगा। तो राइट साइड वाले में क्या मैं बोल सकता हूं कि लैम्डा की वैल्यू जो है वो l के बराबर है। ठीक, सो यहां से लैम्डा की वैल्यू आई 2l और यहां से लैम्डा की वैल्यू आई l। सो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी इसकी हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, इसमें टेंशन T1 है, इसमें टेंशन T2 है, तो रूट ऑफ T1 बाई म्यू डिवाइडेड बाई 2l, और यहां पे जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी अंडर रूट ऑफ T2 बाई म्यू बाई l। ये इसका फ्रीक्वेंसी होगा v अपॉन लैम्डा से। अब ये जो दोनों फ्रीक्वेंसी है ये सेम ट्यूनिंग फोर्क से बजाया जा रहा है। अगर सेम ट्यूनिंग फोर्क से बजाया जा रहा है तो इसका मतलब दोनों का f सेम ही होगा। जो फ्रीक्वेंसी यहां पे बजाया जा रहा है वही सेम फ्रीक्वेंसी यहां पे भी है। इसका मतलब दोनों की वैल्यू जो है वो सेम ही होगी। दोनों की वैल्यू सेम होगी तो दोनों को इक्वेट कर दो। तो दोनों इक्वेट होंगे तो देखो एल कट गया, म्यू म्यू कट गया। सो अंडर रूट ऑफ T1 बाई T2 ये देखो 2 के बराबर आ गया। इसका मतलब T1 बाई T2 की वैल्यू आ गई 4 के बराबर।
सबसे पहला एक्सप्रेशन ये आया यहां से, T1/T2 की वैल्यू 4 के बराबर। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब ये जो T1 प्लस T2 है ये इन दोनों के mg के बराबर भी है। सो T1 प्लस T2 इसका जो मास है ये दे रखा है तुम्हें 1.2 kg और इसका जो है 4.8 kg है, मतलब 6। तो T1 प्लस T2 60 हो गया। 1.2 प्लस 4.8 इंटू जी। सो T1 की वैल्यू यहां पे डालो यहां पे 4T2 प्लस T2, 5T2 इज इक्वल टू 60, मतलब T2 की वैल्यू आ गई 12 और T1 की वैल्यू 4 टाइम्स T2, मतलब ये आएगा 48। Yes, sir. सो T1 और T2 की वैल्यू आ गई। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, x की वैल्यू निकालनी है ना अपने को कि कहां पे x रहना चाहिए, तो टॉर्क बैलेंस कर लो, इस पॉइंट के अबाउट बैलेंसिंग कर लो। इस पॉइंट के अबाउट एक इसका mg लगेगा जो कि L/2 पे होगा, ये कैपिटल mg मान लो। एक इसका mg होगा जो x पे लग रहा है और एक T2 का टॉर्क होगा जो कि L पे लग रहा है। सो mg का टॉर्क प्लस स्मॉल mg का टॉर्क इज इक्वल टू T2 का टॉर्क इस एक्सिस के अबाउट। बस x की वैल्यू आ जाएगी वहां से, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कर लोगे आगे? इसको ए पॉइंट बोल लेता हूं मैं। टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0, ये टॉर्क अबाउट ए इज इक्वल टू 0 कर लो। दोनों mg का टॉर्क T2 के टॉर्क के बराबर कर दो, x की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 15 में है कि एक स्ट्रिंग है 120 सेंटीमीटर इन लेंथ एंड फिक्स्ड एट बोथ एंड्स सस्टेन्स अ स्टैंडिंग वेव with consecutive points of the string at which the displacement amplitude is equal to 3.5 millimeter, it is not maximum, being separated by 15 centimeter। तो जहां जहां पे डिस्प्लेसमेंट जो है एम्पलीट्यूड बराबर है उन दोनों के बीच में जो गैप है वो 15 सेंटीमीटर का है। जहां जहां पे भी ये डिस्प्लेसमेंट जो है वो 3.5 mm का है, उन दोनों पॉइंट्स के बीच का गैप जो है वो 15 सेंटीमीटर का है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लो ऐसा एक वेव है और ये इसका मीन पोजीशन है। सो एक पॉइंट यहां पे पकड़ लो, ये एम्पलीट्यूड इसका 3.5 मिलीमीटर है। एक पॉइंट इधर भी होगा जिसका एम्पलीट्यूड जो होगा 3.5 मिलीमीटर होगा। एक पॉइंट यहां पे भी होगा जिसका एम्पलीट्यूड 3.5 मिलीमीटर होगा और एक पॉइंट यहां पे भी होगा जिसका एम्पलीट्यूड 3.5 मिलीमीटर होगा। तो बोला जा रहा है कि हर ऐसे दो पॉइंट्स के बीच में जो गैप है वो 15 सेंटीमीटर का है। तो क्या ये गैप 15 हो गया, ये गैप भी 15, ये गैप भी 15 और ये गैप और ये गैप, ये 7.5 7.5 आधा आधा, ये 15 है, ये भी 15 है, ये भी 15 है और ये जो है ये आधा होगा, बाकी आधा उस साइड है, बाकी आधा इधर है, मतलब ये 7.5 है और ये भी 7.5 है। सो टोटल लैम्डा कितना मिल गया, क्या टोटल लैम्डा 15 15 15 45 और 15 60 सेंटीमीटर हो गया। लैम्डा की वैल्यू आ गई 60 सेंटीमीटर। अब बोला जा रहा है कि मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड बताओ कितना होगा। तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड के लिए इक्वेशन कंसीडर करो, y इज इक्वल टू 2a साइन kx साइन ओमेगा टी। ये मान लो स्टैंडिंग वेव का इक्वेशन, ये कंसीडर कर लिया मैंने। इसको थोड़ी देर के लिए 1 कर देते हैं, इस फैक्टर को हटा देते हैं थोड़ी देर के लिए, मतलब टाइम पे डिपेंडेंसी नहीं देखते हैं, उसको 1 मान लेते हैं। तो 1 अगर मानेंगे तो y की वैल्यू जो है 3.5 मिलीमीटर है। 3.5 मिलीमीटर मतलब 3.5/10 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 2a साइन kx। साइन kx का मतलब 2 पाई बाय लैम्डा इंटू एक्स। सो x की वैल्यू पहली वाली डालते हैं इधर, पहली वाली डालेंगे अगर तो ये 7.5 होगा। सो इस स्टैंडिंग वेव के इक्वेशन में हमने y की वैल्यू पुट करी है और पहला पॉइंट जो आ रहा था उस पहले पॉइंट को पुट कर दिया है। तो पहले पॉइंट को पुट कर दिया, तो यहां से लैम्डा की वैल्यू पुट करो और 7.5 के रिस्पेक्ट में यहां पे देखो साइन का एक्सप्रेशन क्या आ रहा है।
और इधर वाला साइड तो कैलकुलेटेड है ही, तो ए की वैल्यू आ जाएगी, ए की वैल्यू आ जाएगी, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड जो होगा वो 2a के बराबर होगा। यस सो एक्चुअली में 2a की वैल्यू यहां पे देखनी है। सो 2a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3.5 बाई 10 डिवाइडेड बाई साइन, कितना हो रहा है ये 60 बाई 7.5, तो 15 बाई 2, 15 15 पाई बाई 4, पाई बाई 4 मतलब साइन पाई बाई 4, मतलब √2 का फैक्टर आ रहा है यहां पे। सो 0.3.2 आएगा। हाँ, तो x की वैल्यू पता चल जाएगी। अब x की वैल्यू पता चल गई, बस क्वेश्चन सॉल्व हो गया। और दूसरा पार्ट जो है पूछा गया कि किस ओवरटोन में है, तो ओवरटोन में पता करने के लिए फ्रीक्वेंसी, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी सबसे पहले देख लो। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में एक नोड इधर होगा, एक नोड आगे होगा, मतलब लैम्डा बाई 2 की वैल्यू 120 सेंटीमीटर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ गया। और यहां पे फ्रीक्वेंसी निकाल लो इस लैम्डा के रिस्पेक्ट में, इस लैम्डा के रिस्पेक्ट में 60 सेंटीमीटर वाला लैम्डा के रिस्पेक्ट में देखो फ्रीक्वेंसी क्या है, तो दोनों के बीच में रिलेशन से पता चल जाएगा कि कौन सा ओवरटोन है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आया 10 हर्ट्ज या 10V समथिंग, लेट्स से यहां से फ्रीक्वेंसी आया मान लो 30V, तो पता चल जाएगा ना कि कौन सी ओवरटोन में है, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी में है, तो उस तरीके से ओवरटोन की वैल्यू मिल जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर के 22 सॉल्व करो, या लास्ट तक सॉल्व करो 23 तक। 23 ठीक है, 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं मैं, थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व करना। फ्री एंड क्यों मानोगे, नोट बनेगा वहां पे। सबसे पहले इसका फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी निकालते हैं। सो यहां पे नोड है और यहां पे भी नोड है, तो यहां और यहां नोड है, तो लैम्डा बाई 2 की वैल्यू 10 के बराबर हो गई, मतलब लैम्डा की वैल्यू 20 हो गई। सो जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है एफ नॉट वी अपॉन लैम्डा, मतलब अंडर रूट ऑफ टी, टी मतलब 16 बाई म्यू, म्यू मतलब टोटल मास बाई टोटल लेंथ, दैट इज 20 बाई 1000 इंटू 50 इंटू 100, मास बाई लेंथ, मास बाई लेंथ म्यू हो गया। सो एफ नॉट की वैल्यू आ गई टी बाई म्यू बाई लैम्डा, लैम्डा मतलब 20 बाई 100। सो फिक्स एंड है, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इतना है, तो अगला वाला फ्रीक्वेंसी कितना होगा, क्या इसका डबल होगा, इसका डबल होता है ना, ये दोनों एंड से जो फिक्स वाला केस होता है, बस इसको डबल कर दो, वो फर्स्ट ओवरटोन का फ्रीक्वेंसी मिल जाएगा। अगर एक तरफ से फ्री होता तो उसमें फिर फर्स्ट ओवरटोन क्या आता, 2n प्लस 1 बाई 2 लैम्डा से मिलता तुम्हें, 2n माइनस 1 या 2n प्लस 1 का फैक्टर दिखता तुम्हें। 2n-1 हाँ, मतलब अगर तुम n इक्वल टू 0 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2n प्लस 1, और n इक्वल टू 1 से स्टार्ट कर रहे हो तो 2n माइनस 1, जो भी तुम जैसा भी चाहो, इसका डबल कर देना, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 भी कुछ इसी तरीके से है, इसको हटा रहा हूं मैं, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 में बोलेगा कि स्टैंडिंग वेव स्ट्रिंग का लेंथ जो है 90 सेंटीमीटर इज अटैच टू द prong of an electrically driven tuning fork which oscillates perpendicular to the length of the string at a frequency of 60 Hz। तो ये जो ऑसिलेटर है जिसकी फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज है, क्या यही फ्रीक्वेंसी वेव की फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, सोर्स यही है ना, तो यही फ्रीक्वेंसी उसकी भी हो जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी अपने को मिल चुका है। नाउ द मास ऑफ द स्ट्रिंग इज 0.044 kg। What tension must be applied so that string be under if it is to oscillate in 4 loops। So सवाल ये पूछा जा रहा है कि कितना टेंशन होना चाहिए such that इस लूप में इस स्ट्रिंग में 4 लूप्स बने। तो 4 लूप बनने का मतलब ये है कितने नोड्स हो गए,
4 नोड्स हो गए, एक लूप, 2 लूप, 3 लूप, नहीं 5 नोड्स होंगे, ये 4 लूप, 1 2 3 4, 4 लूप बन गए। तो बताओ लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई? क्या 2 लैम्डा की वैल्यू 120 हो गई? मतलब लैम्डा की वैल्यू 60 सेंटीमीटर हो गई। लैम्डा तुमको मिल चुका है, फ्रीक्वेंसी क्वेश्चन में दिया हुआ ही था, तो क्या v इक्वल टू एन लैम्डा लग जाएगा? सो अंडर रूट टी बाई म्यू इज इक्वल टू एन लैम्डा, दैट इज 60 इंटू 60 बाई 100। म्यू की वैल्यू 0.004 के हेल्प से निकाल सकते हो। म्यू की वैल्यू जो होगी वो हो जाएगी 0.044 डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ दैट इज 90 सेंटीमीटर। एक मिनट, ये 90 सेंटीमीटर है, ये 90 सेंटीमीटर है, मतलब ये 45 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 45 हो जाएगा। सो म्यू की वैल्यू हो जाएगी 0.044 डिवाइडेड बाई 90 बाई 100। इस म्यू को इधर डालो, टेंशन की वैल्यू मिल जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। इसको हटाऊं मैं, ये नोट कर लिया सबने? ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20। सो 20 में बोला गया कि स्टील वायर ऑफ लेंथ 1 मीटर, मास 0.1 kg, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन एरिया इतना, is fixed between both ends without any stress. Now temperature of the wire is lowered by 20 degrees Celsius. If transverse waves are set up by picking the string in the middle, then calculate the frequency of fundamental mode. Fundamental mode of vibration में पूछा जा रहा है, तो यहां पे नोड बनेगा और यहां पे नोड बनेगा। सो क्या मैं बोल सकता हूं कि लैम्डा बाई 2 की वैल्यू जो है वो तुम्हारा हो जाएगा, कितना लेंथ है, जो भी लेंथ है एल मान लो, अच्छा 1 मीटर का दिया हुआ है, 1 मीटर का। सो लैम्डा बाई 2 इज इक्वल टू 1, मतलब लैम्डा का वैल्यू 2 मीटर के बराबर हो गया। ठीक, सो इसमें फिर से लगा दो v इज इक्वल टू एन लैम्डा। सो v इज इक्वल टू एन लैम्डा लगाओगे तो वेलोसिटी जो होगा अंडर रूट टी बाई म्यू इज इक्वल टू एन इंटू 2 मीटर, यही है तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब t की वैल्यू, म्यू की वैल्यू तो निकाल लोगे तुम, 0.1 kg दे रखा है, 1 मीटर दे रखा है लेंथ, म्यू की वैल्यू मिल गई 0.1 बाई 1। टेंशन की वैल्यू, अब टेंशन की वैल्यू कैसे मिलेगी? टेंशन की वैल्यू मिलेगी इस टेम्परेचर चेंज की वजह से। टेम्परेचर चेंज की वजह से हम बोल सकते हैं ना कि L इज इक्वल टू एल नॉट 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी होता है। इसको उधर मल्टीप्लाई करके इधर ले आओ, सो L माइनस एल नॉट बाई एल नॉट इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। क्या बोलते हैं इसको? स्ट्रेन बोलते हैं इसको, स्ट्रेन है ये। तो स्ट्रेन जो होगा वो क्या, वो स्ट्रेस अपन वाई हो जाएगा, और स्ट्रेस क्या, ये फोर्स इंटू एरिया होता है, सॉरी फोर्स बाई एरिया होता है। तो क्या अपने को यहां पे ये मिल जाएगा कि फोर्स जो होगा वो वाई ए अल्फा डेल्टा टी हो जाएगा। यही फोर्स तो टेंशन है, यही फोर्स टेंशन है ना। डालो इसको इसमें, यंग्स मॉडुलस दे रखा है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, अल्फा दे रखा है, डेल्टा टी दे रखा है, सारी चीजें दे रखी है। डालो इसमें, टेंशन आ जाएगा। म्यू कैलकुलेट कर ही चुके हैं पहले, एन की वैल्यू निकल के आ जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। तो ये है क्वेश्चन नंबर 28। चलो लास्ट के 3 क्वेश्चन सॉल्व करो, टाइम तो हो गया है, चलो करो जल्दी जल्दी करो थोड़ा। सर 12 मिनट। ठीक है करो इसको। पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन मतलब फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी पूछा जा रहा है इनिशियली।
तो क्वेश्चन में ये दे रखा है कि वायर is fixed between two rigid support with some tension and it is resonating at a frequency of 420 cycles per second and the next higher frequency is 490 cycles per second. So दोनों तरफ से फिक्स है अगर वायर, तो फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मुलेशन चलता है वो तुम्हारा होता है n/2l इंटू √t/μ. इसी हिसाब से चलता है ना जनरल फ्रीक्वेंसी, n/2l √t/μ. सो ये वैल्यू दे रखा 440 और अगला वाला फ्रीक्वेंसी जो है n+1/2l ये दे रखा है 490. दोनों को माइनस कर दो, दोनों को माइनस कर दो तो n वाला टर्म कट जाएगा, n वाला टर्म कट जाएगा, इधर से बचेगा √1/2l t/μ और इधर से कितना होगा 70. क्या यही तुम्हारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होता है? ये तुम्हारा आंसर आ जाएगा 70. सर ये हमें n की वैल्यू निकालनी थी कि कौन से लूप में इनिशियल है तो 6 आएगा. अच्छा अच्छा, तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ये है और इनिशियली इस मोड में वाइब्रेट हो रहा है. अच्छा ठीक है, तो 70 इंटू 6 मतलब n की वैल्यू 6 हो जाएगी. हाँ, सो इनिशियली जो मतलब इनिशियली जो मोड ऑफ वाइब्रेशन है वो है तुम्हारा 6 नंबर का वाइब्रेशन. लेकिन ये फिर क्वेश्चन जो थोड़ा इनकम्प्लीट है फिर इस सेंस में. पॉसिबल मोड ऑफ वाइब्रेशन 6th मोड, कुछ और मतलब यहां पे वर्ड होना चाहिए था फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ बताने के लिए या फिर हार्मोनिक्स के बारे में बताने के लिए, कुछ ऐसा टर्म यहां पे होना चाहिए था, तभी करेक्ट आंसर जो है 6 लिख सकते हैं अपन. ठीक है, चलो एनीवे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22. ये हो गया, ये सवाल अभी किया था हमने. इधर बायंसी फोर्स एक्स्ट्रा ऐड करना है बस, इसमें ज्यादा और कुछ है भी नहीं. बायंसी फोर्स बस ऐड करना है. एक में टेंशन mg है, दूसरे में टेंशन mg माइनस बायंसी फोर्स है और साथ में इन्होंने दे भी रखा है कि कितना डिप किया जा रहा है. इसमें डिप करने से पहले ये 10th हार्मोनिक में था और डिप करने के बाद ये 11th हार्मोनिक में चला जा रहा है. ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि v n लैम्डा से वेलोसिटी तो उतना नहीं, हाँ वेलोसिटी तो उतना ही रह रहा है, नहीं वेलोसिटी चेंज हो रहा है, टेंशन की वैल्यू बदल रही है. लैम्डा की वैल्यू फिक्स है, वेलोसिटी चेंज हो रहा है. हाँ, तो वेलोसिटी का एक्सप्रेशन √t/μ, पहले वाले में टेंशन कुछ और, दूसरे वाले में टेंशन कुछ और. रेशियो ले लेना, एक में 10th हार्मोनिक है और एक में 11th हार्मोनिक है. सो 10th हार्मोनिक मतलब 10 इंटू इंटीग्रल फैक्टर ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी एंड 11th हार्मोनिक मतलब 11th इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी. उससे ये तुमको रिजल्ट मिल जाएगा. ठीक है, सो एक लास्ट क्वेश्चन बच रहा है जो कि है क्वेश्चन नंबर 23. सर इसमें 9 आ रहा है p की वैल्यू. सो क्वेश्चन नंबर 23 में बोला गया है कि 2 वायर्स हैं यहाँ पे, एक स्टील का बना हुआ है, एक एल्यूमिनियम का बना हुआ है. एंड स्टील वायर इज ऑफ लेंथ 80 सेंटीमीटर एंड एल्यूमिनियम वायर इज ऑफ लेंथ 6 सेंटीमीटर. टेंशन इन बोथ द वायर्स इज 40 न्यूटन. क्रॉस सेक्शनल एरिया दोनों का अलग अलग दे रखा है. देन व्हाट इज द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ट्यूनिंग फोर्क विच कैन प्रोड्यूस स्टैंडिंग वेव इन द सिस्टम विद द जॉइंट एज अ नोड. नोड पर जो है तुम्हारा जॉइंट पे जो है तुम्हारा नोड आना चाहिए, इस टाइप का वाइब्रेशन होना चाहिए. तो यहां पे नोड है, यहां पे नोड और यहां पे नोड तो पहले से है ही. ये 80 सेंटीमीटर का है, ये 60 सेंटीमीटर का है. ठीक है, ये 2 इंफॉर्मेशन यहां पे पहले दिया जा रहा है. अब टेंशन की वैल्यू दोनों में 40 है, एरिया दे रखा है और डेंसिटी दे रखा है दोनों का, एल्यूमिनियम का भी और स्टील का भी. सो मिनिमम फ्रीक्वेंसी की वैल्यू निकालनी. मिनिमम फ्रीक्वेंसी की निकालने का मतलब ये है कि ये अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा होगा. ये पूरा सिस्टम अपने फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी में वाइब्रेट हो रहा है. मतलब लैम्डा मैक्सिमम कितना हो सकता है? तो लैम्डा मैक्सिमम कितना हो सकता है?
अगर मान लो नोड से नोड के बीच का ये मैंने डिस्टेंस ले लिया λ/2 मान लो, तो लैम्डा की वैल्यू हो जाएगी 120। 120 होने का मतलब ये है, यहां पे नोड बाय नोड के बीच में अगर हम एक और नोड डालें तो लैम्डा की वैल्यू यहां से मिल रही है 80, यहां से 120, यहां से 80, पॉसिबल नहीं है। अब इन दोनों के बीच में एक और नोड डालो, अब इन दोनों के बीच में एक और नोड डालोगे तो अब लैम्डा की वैल्यू हो रही है 60। लैम्डा की वैल्यू अगर 60 हो रही है तो यहां से λ/2 80 पहले देखते हैं। λ/2 80 है तो लैम्डा की वैल्यू 160, पॉसिबल नहीं है। मतलब यहां पे एक और नोट डालो, एक और नोट डालो तो यहां से लैम्डा 80 आ रहा है, ये भी पॉसिबल नहीं है। एक और नोट डालेंगे तो 3 λ/2 80, 160/30, ये भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये एक और नोड यहां पे डालना पड़ेगा इन दोनों के बीच में, 2 नोड्स डालने पड़ेंगे, एक नोड एक नोड। सो 3 λ/2 अब 60 है, सो लैम्डा की वैल्यू हो गई 40। 3 λ/2 60 है, लैम्डा की वैल्यू हो गई 40। मतलब इन दोनों के बीच में एक और नोड अगर डालें तो यहां पे भी लैम्डा की वैल्यू 40 हो रही है, नहीं सॉरी यहां पे नहीं, यहां पे लैम्डा की वैल्यू अभी 80 हो रही है। एक मिनट, यहां पे लैम्डा की वैल्यू जो है 80 है और यहां से लैम्डा जो है 40 हो रहा है, 20 तो 40। सर पहले वाले में 4 नोड, दूसरे वाले में 3 नोड। हाँ तो इसमें तुम्हारा एक और नोड लगेगा, सर 2 1 2 3, 1 लैम्डा 2 लैम्डा, हाँ ठीक है, अब ठीक है। सो देखो यहां पे अगर 3 नोड्स है, टोटल 5 नोड्स, मतलब 2 लैम्डा 80, मतलब लैम्डा 40, लैम्डा 40, यहां पे भी लैम्डा 40, मतलब यहां पे लैम्डा अब सेम हो गया है वेव का। सो लैम्डा की वैल्यू यहां से निकल के आ रही है 40 के बराबर। ये हिट एंड ट्रायल से इस तरीके से देखने को मिला अपने को। अब लैम्डा की वैल्यू अगर 40 है तो जो तुम्हारा वेलोसिटी ऑफ वेव होगा वो √T/μ डिवाइडेड अपॉन लैम्डा हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी की वैल्यू। टेंशन दे रखा है, म्यू तुम निकाल सकते हो यहां पे डेंसिटी की हेल्प से। सो म्यू की जो वैल्यू होती है वो डेंसिटी अपॉन एरिया होता है। डेंसिटी दे रखा है, एरिया दे रखा है, दोनों को डिवाइड करो, म्यू मिल जाएगा। सो वेलोसिटी इज इक्वल टू n लैम्डा से n की वैल्यू मिल जाएगी, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सर डेंसिटी इनटू एरिया नहीं होगा? हाँ डेंसिटी इनटू एरिया होना चाहिए। यस सर। हाँ डेंसिटी इंटू, हाँ डेंसिटी इंटू एरिया, हाँ ठीक, डेंसिटी इंटू एरिया ये तुम्हारा म्यू हो जाएगा, इससे कैलकुलेट कर लेना, आंसर मिल जाएगा तुम्हें। ठीक है, सो ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे साउंड वेव्स के साथ। ठीक है। ओके सर।